नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं दीपक यादव अपने और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज पॉलिटिकल का सेशन, संविधान का सामान्य परिचय जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास जो है आपके फ्री डेमो में है, उसके आगे स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे हमने कि फ्री डेमो में आप एक क्लास जो देख सकते हैं, अब जो क्लासेस हैं वो सारी पेड क्लासेस हैं। आपको एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करना होगा, उसके बाद कंटिन्यू आज सभी टीचरों की क्लास होंगी। आप देख सकते हैं कि कैसी हमारी टीम है, बहुत ही ज़बरदस्त टीम है बेटा। तो कल हमने जहां तक पढ़ा था कि संविधान सभा की मांग भारतीय लोगों द्वारा, वहां तक हमने कंप्लीट किया था। इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने भारतीय संविधान को दो रूप में स्वीकार किया था। संविधान सभा को, भारतीय संविधान सभा को दो रूप में स्वीकार किया, स्वीकार किया बेटा। एक तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, और एक स्वीकार किया था अप्रत्यक्ष रूप से। तो मेरे कहने का मतलब भारतीय संविधान सभा को कितने रूप में स्वीकार किया था? तो आप कहोगे सर दो रूप में, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट वे में। बेटा बात करें हम डायरेक्ट वे में, तो मैं कहूंगा कि कैबिनेट मिशन जो है उसके अंदर संविधान सभा को, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा को डायरेक्ट रूप से स्वीकार किया। तो हमारे संविधान सभा की बनने की जो मेन कहानी स्टार्ट होगी वो कहां से होगी बेटा? कैबिनेट मिशन से। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अप्रत्यक्ष और ऐसे अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में भारतीय संविधान को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया। अब देखिएगा बेटा, अगस्त के ऊपर मैं दो तीन क्वेश्चन आपको बता देता हूं। मैंने हेडिंग डाली अबाउट अगस्त। तो पहला क्वेश्चन की बात करें, मैं आपसे, जैसे दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था कि अगस्त प्रस्ताव का संबंध किस व्यक्ति से है? अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से है। लॉर्ड लिनलिथगो। बेटा ये 2020 का जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, ऊपर दे रखा था अगस्त प्रस्ताव का संबंध है, चार व्यक्तियों के नाम दे रखे थे और जिसका आंसर क्या था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव बेटा कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। तेरा अगस्त प्रस्ताव जो है इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान सभा में कुछ भारतीय शामिल होंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था। इसमें पूरे भारतीय होंगे कंप्लीट रूप से ये नहीं कहा गया था। और बहुत सारी बातें थी अगस्त प्रस्ताव में। ये हिस्ट्री का पोर्शन है जो कि सूर्यदेव सर आपको पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। उसके बाद हिस्ट्री का एक पोर्शन आता है, ये भी सूर्यदेव सर बताएंगे आपको। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब हुई थी? तो 1917 के अंदर अगस्त घोषणा होती है। और अगस्त घोषणा किसने की थी? लॉर्ड मोंटेग्यू ने। किसने की थी बेटा? लॉर्ड मोंटेग्यू ने। उसके बाद मैं कहूं अगस्त क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है? अगस्त क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है? तो मैं कहूंगा महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो आंदोलन को ही एक तरह से अगस्त क्रांति कहा जाता है। तो मैंने कहा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा को किसमें अपनाया गया था? अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव का संबंध किस व्यक्ति से है? लॉर्ड लिनलिथगो से है। अगस्त घोषणा का संबंध किससे है? मोंटेग्यू से है। और अगस्त क्रांति का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है। अब हम स्टार्ट करेंगे कैबिनेट मिशन। अब देखो यहां पे एक शब्द लिखा हुआ मिशन, मैं 3 मिशन सेट कर देता हूं यहां पे, उन तीनों के बारे में पढ़ते हैं अपन। यहां मैंने लिखा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। यहां पे मैंने लिखा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट
मिशन। यहां मैंने लिखा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। तो कितने मिशन हो गए बेटा? तो 3 मिशन सेट कर दिए, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। अब बात करते हैं सबसे पहले कि अब से कहे कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आप कहेंगे सर 24 मार्च 1946 को भारत क्या आया था? कैबिनेट मिशन। बेटा आपको 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन बता के ही नहीं रुक रहा है, आपको साथ में दोनों की डेट और बता देनी है कि सर क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया, और साइमन कमीशन भारत कब आया था बेटा? 3 फरवरी 1928 को। तो 3 फरवरी 1928 को कौन सा मिशन भारत आया था? साइमन कमीशन। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइमन कमीशन जो है, ये जो है, इसमें सर टोटल सदस्य कितने थे? तो मैं कहूंगा सर 7 सदस्य थे, और 7 के साथ बेटा अंग्रेज थे, इसलिए इसका उपनाम क्या रखा गया? व्हाइट मैन। तो इसका उपनाम रखा गया व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन। तो साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट मैन कमीशन है। कब आया था भारत? 3 फरवरी 1928 को। 7 के साथ अंग्रेज थे बेटा। देखना 3 मिशन थे, तीनों के किसी ना किसी उद्देश्य से भारत आए होंगे। भाई साइमन कमीशन ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ये घूमने भारत आया होगा या पिकनिक मनाने आया होगा। कैबिनेट मिशन आएगा, ये भी किसी ना किसी उद्देश्य से आया होगा। बेटा क्रिप्स मिशन है, ये भी किसी ना किसी उद्देश्य से भारत आया होगा। तो मैंने कहा कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि पहले हमारे यहाँ पे एक्ट जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आते थे, तो इसका उद्देश्य था 1919 का जो एक्ट है इसकी समीक्षा करने एक आयोग मिशन आना था 10 साल बाद। तो 1919 के एक्ट की समीक्षा करने 1929 में साइमन कमीशन को आना था। लेकिन हुआ क्या कि 1929 में बेटा ब्रिटेन में थे चुनाव, इसलिए ये 10 साल पहले, मतलब कि 1 साल पहले ही आ चुका था। कब? 1928 में। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था 1919 के एक्ट की समीक्षा करना। उपनाम क्या था इसका? व्हाइट मैन कमीशन। और टोटल मेंबर कितने थे? 7। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। छोटा सा पोर्शन है, इसको हमने साइड में किया। अब मैन चलते हैं क्रिप्स मिशन। देखना बेटा क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था? सीधी सी बात है 1942 में आया। भाई 1939 से लेके 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। देखो 1939 से 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय मतलब कि ब्रिटेन है वो लगभग जहां जहां उसकी कॉलोनियां थी वहां वहां हार रहा था। किससे? जापान से। जापान उस पर बमबारी कर रहा था। तो ब्रिटेन ने देखा कि भाई हम अपनी उन कॉलोनियों में आ रहे हैं जहां पे हमने अधिकार कर रखा, वहां के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, इस वजह से हम एक तरह से वहां पे हार रहे हैं, और अब संभावना है कि जापान जो है भारत पे अटैक करेगा। तो उन्होंने देखा कि भारतीय लोगों को हम सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ ले लेते हैं। तो उन्होंने एक मिशन भेजा जिसका नाम क्या था? क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो ये 3 ऑफर लेके आया, और तीनों ऑफर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के थे। पहला ऑफर था बेटा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत को एक डोमेनियन स्टेट के रूप में आजाद कर दिया जाएगा। डोमेनियन स्टेट के रूप में आजाद कर दिया जाएगा। आजाद कर दिया जाएगा। तो भारत को किस रूप में आजाद कर दिया जाएगा बेटा? डोमेनियन स्टेट। मतलब यहां पे किसकी बात हुई थी? डोमेनियन स्टेट के रूप में आजाद कर दिया जाएगा। सर डोमेनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिएगा, मान लीजिए प्राचीन समय इतिहास की मैं बात करूं तो ब्रिटेन का जहां सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक लगभग किसका अधिकार था? ब्रिटेन का अधिकार था। किसका अधिकार था बेटा? ब्रिटेन का। अब क्या हुआ कि बहुत सालों बाद जब ब्रिटेन को ये लगा कि अब भाई देशों को आजाद कर दिया जाए, तो जब ये आजाद करने लगा तो
काफी देश ऐसे थे जिन्हें इसने डोमिनियन स्टेट के रूप में आजाद किया। आज भी 15 कॉलोनी ऐसी है जो एक तरह से डोमिनियन स्टेट के रूप में काम कर रही है, किसके नीचे? ब्रिटेन के नीचे। अब भारत को भी यही ऑफर दिया कि हम आपको डोमिनियन स्टेट के रूप में आजाद कर देते हैं। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी ए नाम का देश है और ये किसी अन्य देश का डोमिनियन स्टेट है, तो इसमें जो कानून बनेंगे वो कानून किसी बी नाम के देश से बनकर और यहां ए नाम के देश में लागू होंगे। मतलब भारत आजाद होता डोमिनियन स्टेट के रूप में, तो भारत के कानून कहां से बन के आते? ब्रिटेन से। मतलब हम आजाद तो रहते लेकिन हमारे कानून कौन बनाता? ब्रिटेन बनाता। तो ये पहली बात, यहां पे डोमिनियन स्टेट की बात देखते ही एक तरह से क्रिप्स मिशन क्या होना था? फेल होना था। तो डोमिनियन स्टेट की बात करें, अभी जैसे बारबाडोस है वो एक तरह से इसके चुंगल से बाहर आया है, देखिएगा। नंबर 2 की बात करें, दूसरा ऑफर क्या दिया कि जो रियासत अपना अलग संविधान बनाना चाहती हैं वो रियासत अपना अलग संविधान बना सकती हैं। संविधान बना सकती हैं कि जो रियासत अपना अलग संविधान बनाना चाहती है वो रियासत अलग संविधान बना सकती है। कहने का मतलब बेटा साफ बात है कि आप इस लाइन को पढ़कर क्या समझोगे कि जो रियासत अपना अलग संविधान बनाना चाहती है वो अलग संविधान बना सकती है। सर मतलब साफ दिख रहा है कि इन्होंने भारत के अखंड विभाजन करने की योजना बनाई कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा में आजाद करेंगे तो भारत को एक अखंड विभाजन के रूप में देखना चाहते हैं। बेटा भारत के साथ ही भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं खड़ा करिए इन्होंने, जहां जहां इन्होंने कॉलोनी आजाद की वहां पे ऐसे ही ये मुद्दे खड़े करके छोड़ के आए कि दोनों देश आपस में लड़ते रहे। उसके बाद में तीसरी बात ये थी कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान सभा में जो संविधान बनाएगी उसमें सभी व्यक्ति कौन होंगे? भारतीय होंगे। अगर सभी व्यक्ति भारतीय होंगे तो वो संविधान भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा? भारतीय लोगों के अनुसार बनेगा। तो 3 बातें हैं बेटा। पहली बात देखो एक बार पढ़ो, फिर शॉर्ट टर्म में कीवर्ड से कैसे याद करना वो तरीका बताऊंगा कि रफ कॉपी में हमें लिख लिख कर कैसे शॉर्ट टर्म्स में याद करना है। मैंने कहा क्रिप्स मिशन की पहली बात क्या बेटा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को किस रूप में आजाद कर दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेट में। जो रियासत अपना अलग संविधान बनाना चाहती है वो रियासत अपना क्या कर सकती है? अलग संविधान बना सकती है। भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा। तो बेटा रफ कॉपी में कैसे लिखना है कि पहला पॉइंट क्या है? तो मैं कहूंगा सर पहला पॉइंट डोमिनियन स्टेट का है। और हमने कहा क्रिप्स में पहला पॉइंट किसका है? डोमिनियन स्टेट का। दूसरा पॉइंट सर अलग संविधान का, अलग संविधान का। और तीसरा पॉइंट भारतीय लोगों के अकॉर्डिंग संविधान के अनुसार संविधान। तो ये शॉर्ट टर्म में कीवर्ड बनाने हैं। सर क्रिप्स में पहली बात हुई डोमिनियन स्टेट की, मतलब कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में आजाद किया जाएगा। दूसरी बात किसकी हुई? अलग संविधान की। जो रियासत अलग संविधान बनाना चाहती है वो अलग बना सकती है। भारतीय लोगों के अनुसार ही भारतीय संविधान होगा, मतलब कि संविधान सभा में जो सभी लोग होंगे वो कौन होंगे? भारतीय होंगे। तीसरी बात सही थी, लेकिन ऊपर की 2 लाइन हमें पसंद नहीं थी। तो क्रिप्स मिशन एक तरह से भारत के अंदर क्या हुआ? फेल हुआ। अब क्रिप्स मिशन को देखते हुए 2 व्यक्तियों ने स्टेटमेंट दी कि इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा? या हिंदी में बोलेंगे उत्तर तिथीय चेक।
या भुना हुआ चेक? हुआ चेक किसने कहा? तो मैं कहूंगा सर भुना हुआ चेक या उत्तर तिथीय चेक या इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक, ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था बेटा? महात्मा गांधी ने। देखना उत्तर तिथीय का चेक जिसे मतलब ये आजादी का ऐसा चेक है कि तुम जाओगे तो डेट ही निकली मिलेगी। भुना हुआ चेक मतलब मान लीजिए मैंने ए नाम के शख्स को, समझना बेटा, ए नाम के शख्स को मैंने 10,000 का चेक दिया और ये बंदा किसी भी बैंक में जाएगा, सीधी सी बात है, बैंक में 10,000 का चेक जमा करवा के उसके बदले क्या लेगा? कैश। जैसे ही चेक के बदले कैश मिलेगा वो चेक क्या कहलाएगा? भुना हुआ चेक। तो मेरे बेटा भुना हुआ चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तेरा इसी लाइन के आगे इट वाज ए पोस्ट डेटेड ऑन ए करेसिंग बैंक, कि ऐसा बैंक चेक जो तुम बैंक जाओगे तो वहां बैंक ही समाप्त मिलेगा। जैसे कि विपाशा बसु ने सुनील शेट्टी के साथ किया था फिर हेरा फेरी में, कि जब वो सुनील शेट्टी अपना पैसा लेने जाता है तो वहां पे विपाशा बसु गायब होती है। वैसा ही कह रहा कि जैसे तुम वहां पे जाओगे तो बैंक ही समाप्त मिलेगा। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो क्रिस मिशन के बारे में वापस रिपीट करते बेटा, एसएससीजीडी में इतना पढ़ना आपको बस, केवल क्रिस मिशन के, इसके अलावा कोई फालतू चीज नहीं पढ़नी है। क्रिस मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को। कितने ऑफर थे? 3 ऑफर। पहला ऑफर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को किस रूप में आजाद किया जाएगा? डोमिनियन स्टेट में। जो रियासत अपना अलग संविधान बनाना चाहती है अलग संविधान बना सकती है। भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा, मतलब उसमें सभी संविधान सभा में भारतीय लोग शामिल होंगे। फिर साइमन कमीशन देख लिया। 3 फरवरी 1928 को भारत कौन आया था बेटा? साइमन कमीशन। टोटल मेंबर कितने थे? 7। उपनाम क्या था? व्हाइट मैन कमीशन। उद्देश्य क्या था? 1919 के एक्ट की समीक्षा करना। तो बेटा एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे जो मेन कहानी स्टार्ट होती है वो मेन कहानी किसकी स्टार्ट होती है? तो संविधान सभा जो बनने की मेन कहानी होती है वो किससे शुरू होती है? कैबिनेट मिशन से। तो ये सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब मेन कहानी स्टार्ट करते हैं हम कहां से? कैबिनेट मिशन से। देखिएगा अब यहां से शुरू होती है संविधान बनने की फिल्म या संविधान सभा पहले बनेगी। देखना कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने ध्यान रखना भारत कब आया था? पहला पोर्शन सर 24 मार्च 1946 को भारत कौन आया? कैबिनेट मिशन। सर इसका उद्देश्य क्या था? तो मैंने कहा दोनों मिशन का उद्देश्य मैंने बता ही दिया है। सर इसका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना बेटा? संविधान सभा का। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। अब मैं कहूं बेटा संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? तो एक बात देखिएगा बेटा, सभा किसे कहेंगे? कि भाई 100-200 लोग के समूह को एक तरह से हम सभा कहेंगे। तो संविधान सभा, सभा के आगे क्या वर्ड लगा हुआ है बताओ? संविधान के आगे वर्ड लगा हुआ है सभा के आगे क्या वर्ड लगा हुआ है? संविधान। मतलब इस सभा का काम क्या है? संविधान का निर्माण करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? संविधान का निर्माण। काफी बार एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन वहां मिलेगा संविधान सभा। क्लियर है बेटा? आगे समझना। मैंने कहा संविधान कैबिनेट मिशन के चुनाव कब हुए थे? तो मैं कहूंगा कैबिनेट मिशन के चुनाव सर 4 जुलाई, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखना। 4 जुलाई 1946 को किसके चुनाव हुए थे? तो मैं कहूंगा सर कैबिनेट मिशन के। बेटा 4 जुलाई को क्या हुआ था? दिल्ली पुलिस ऑफलाइन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका अपना आजादी दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। तो अमेरिका आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को। तो अमेरिका आजाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। और 4 जुलाई 1946 को किसके चुनाव हुए थे? कैबिनेट मिशन के। चलो हम देखते हैं चुनाव शब्द पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने यहां हेडिंग डाली कि भारत में पहली बार चुनाव, पहली बार चुनाव। बेटा चुनाव शब्द पे ये 3 क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर रिपीट करता रहता है। जैसे भारत में पहली बार विधानसभाओं के चुनाव, विधानसभाओं के
चुनाव। फिर मैंने कहा भारत में संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव। फिर मैंने हेडिंग डाली भारत में, हरियाणा कलरक में पूछा गया था ये क्वेश्चन, भारत में आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब होता है बेटा लोकसभा के चुनाव। तो बेटा मैंने कितने सेट कर दिए क्वेश्चन, यहां मैंने कहा कैबिनेट मिशन के चुनाव 4 जुलाई 1946 को हुए। मैंने कहा बेटा यहां तक मत पढ़ के छोड़ो, देखना चुनाव, विधानसभा के चुनाव भारत में पहली बार कब हुए, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चुनाव भारत में पहली बार कब हुए, आम चुनाव कब हुए। तो मैंने कहा सर विधानसभाओं के चुनाव, इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव भारत में पहली बार 1935 के एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत बेटा, 1935 के एक्ट के तहत। 1937 में भारत में पहली बार किसके चुनाव हुए थे, विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। तो 1935 के एक्ट के तहत भारत से कौन सा देश अलग हुआ था, तो मैं कहूंगा सर 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत से म्यांमार देश अलग हुआ था, जिसका नाम है बर्मा था। तो म्यांमार देश भारत से कब अलग हुआ था, 1937 में अलग हुआ था। बेटा 7वें बंदरगाह हाल ही में भारत ने कहां बनाया है, म्यांमार देश में। तो म्यांमार जो देश है इसके संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान निर्माता कौन है म्यांमार देश के, तो म्यांमार देश के संविधान निर्माता जो है वो BN राव, बेनिगल नरसिंह राव। तो BN राव जो है वो म्यांमार देश के संविधान निर्माता है। तो एक बार वापस देखिएगा बेटा, मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को। सर इसका उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का निर्माण करना। क्या उद्देश्य था बेटा, संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, संविधान का निर्माण करना। मैंने कहा कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव कब करवाया, 4 जुलाई 1946 को। फिर मैंने कहा बेटा कि भारत में पहली बार विधानसभाओं के चुनाव कब हुए, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में। म्यांमार देश भारत से कब अलग हुआ, 1937 में। संविधान निर्माण म्यांमार का किसने बनाया, BN राव ने। फिर मैंने कहा संविधान सभा के चुनाव भारत में पहली बार कब हुए, तो मैंने बताया ऊपर बेटा 4 जुलाई 1946। तो 4 जुलाई 1946 को भारत में पहली बार किसके चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। फिर मैंने कहा आम चुनाव भारत में कब हुए थे, 1951-52 के अंदर भारत में पहली बार आम चुनाव, मतलब लोकसभा के चुनाव हुए। तो भारत में पहली बार आम चुनाव या लोकसभा के चुनाव कब हुए, 1951-52 में। कहने का मतलब बेटा 51 में चरण स्टार्ट हुए थे और लास्ट चरण जो है वो 52 के अंदर जाके खत्म हुए। तो ऑप्शन में क्या, तो 51 मिलेगा 1951 या 51-52 दोनों साथ में सेट से मिलेंगे। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान सभा कैसे बनी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखना हमारा पहला स्टेप जो होगा वो स्टेप होगा बेटा संविधान सभा कैसे बनी। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप होगा कि संविधान सभा ने संविधान कैसे बनाया। तो कितने स्टेप पढ़ने हैं, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया। तो बेटा मैंने यहां पे हेडिंग डाली, मैंने हेडिंग डाली संविधान सभा। बेटा ध्यान रखना संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मैंने कहा संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। तो बेटा एक बात समझना, 389 लेने के पीछे भी रीजन था। सर क्या रीजन था 389 कि 389 ही संविधान सभा में सदस्य थे। तो मैंने कहा बेटा उस समय हमारे भारत में 40 करोड़ जनसंख्या थी और संविधान सभा की एक सीट 10 लाख जनसंख्या पे थी। कितनी जनसंख्या पे थी, 10 लाख पे। तो टोटल कितनी सीट आई, 400। बेटा 400 सीट होनी थी, लेकिन हुआ क्या कि कई राज्यों में जनसंख्या अफोर्ड ही नहीं हो रही थी, इसलिए जो सीटें रखी गई वो कितनी रखी गई, 400 की बजाय
389। अब मैं कहता हूं कि 389 में से कुल महिलाएं कितनी थी, महिलाओं की संख्या, तो मैं कहूंगा सर महिलाओं की संख्या थी कितनी, तो मैं कहूंगा 15। तो 389 में से महिलाएं कितनी थी बेटा, 15 थी। और इन 15 में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, मुस्लिम महिला कौन थी, तो मैं कहूंगा सर मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज, बेगम अय्याज रसूल। तो मैंने कहा 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी वो थी बेगम अय्याज रसूल। बेटा 389 जो थे वो ध्यान रखना अलग अलग जगह से थे, सभी सदस्य एक जगह से नहीं थे। कुछ सदस्य जो थे वो थे बेटा ब्रिटिश प्रांत से। कहां से थे बेटा, ब्रिटिश प्रांत से। कुछ सदस्य थे वो बेटा थे देसी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से, देसी रियासत से। कुछ सदस्य थे वो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो मैंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुल सदस्य 389 थे। 389 में 15 महिलाएं थी, मुस्लिम महिला एकमात्र कौन थी, बेगम अय्याज रसूल थी बेटा। 389 को 3 भागों में तोड़ा, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत, चीफ कमिश्नरी। तो मैंने ये कहा कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, तो मैंने कहा सर ब्रिटिश प्रांत से सदस्य थे, तो मैंने यहां बेटा 2 लिखा, सिंपल से सिंपल तरीका समझना। फिर मैंने देसी रियासत पे बढ़ा, मैंने यहां पे 3 लिखा। फिर मैं आगे बढ़ा चीफ कमिश्नरी से, मैंने कितना लिख दिया बेटा यहां पे 4। समझना मेरे प्यारे दोस्तों, पहले मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, फिर बैक आया, मैंने यहां पे 9 लिखा और यहां पे फिर 9 लिखा और आगे लिख दिया 2। तो 292 सदस्य कहां से थे बेटा, ब्रिटिश प्रांत से। देसी रियासत से कितने थे, 93 थे। चीफ कमिश्नरी से कितने थे, 4 थे। बेटा इनको ऐड करके देखना, यदि इन तीनों का ऐड 389 बनता है तो इसका मतलब कि ये डाटा सही है। आगे की कहानी सुनो। मैंने कहा कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, तो मैंने कहा सर 4 थे, A B C D। तो ये चारों के नाम आपसे पूछे तो आप चारों के नाम बता सकते हो। सर A मतलब तो हो गया अजमेर, मारवाड़, अजमेर मारवाड़। बी मतलब हो गया बलूचिस्तान, सी मतलब हो गया कुर्ग, और भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले को हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। और डी मतलब हो गया बेटा दिल्ली। तो मैंने कहा कि कितने चीफ कमिश्नरी है, 4। सिंपल है बेटा, A B C D से याद करो, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो ये हमारे संविधान सभा में, तो 3 आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांत से सदस्य कितने थे, तो हम कहेंगे सर 292। 389 में से देसी रियासत सदस्य कितने थे, 93। 389 में से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य थे, हम कहेंगे सर 4 सदस्य थे। आगे की कहानी समझना बेटा कि संविधान सभा में एक बार पेपर में पूछा गया कि संविधान सभा के सदस्य थे, निर्वाचित थे, मनोनीत थे या निर्वाचित मनोनीत दोनों थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सदस्य थे वो नॉमिनेट थे या इलेक्टेड थे, तो बेटा ध्यान रखना नॉमिनेट भी थे और इलेक्टेड भी थे, मतलब निर्वाचित भी थे। तो संविधान सभा के सदस्य नॉमिनेट मतलब मनोनीत और निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, दोनों तरीके से थे। तो मैं पेपर में अब अगला क्वेश्चन फिर बन गया। क्वेश्चन क्या बना कि सर संविधान सभा में मनोनीत सदस्य कितने थे, तो बेटा राजा महाराजाओं का कोई भी चुनाव नहीं हुआ, राजा महाराजा सारे क्या थे, मनोनीत। तो 93, 389 सदस्यों में से नॉमिनेट सदस्य कितने थे बेटा, 93 सदस्य थे। फिर मैंने कहा 389 में से निर्वाचित सदस्य कितने थे, तो बेटा 292 ब्रिटिश प्रांत वाले,
4 चीफ वाले तो 296। तो क्वेश्चन 2 बने यहां से कि 389 में से निर्वाचित मनोनीत सीटें कितनी थी। तो मैं कहूंगा सर मनोनीत सीटें जो थी वो 93 थी और निर्वाचित सीटें 296। बेटा एक डाटा मैं यहां साइड में लिखता हूं, बात को समझना। 296 जो मेंबर थे वो निर्वाचित थे। मैंने कहा सही है सर, तो मतलब किसी ना किसी पार्टी से जरूर उम्मीदवार चुनाव जीत के आएंगे, जरूर आए हैं। तो मैंने कहा कि भाई कांग्रेस की सीटें कितनी थी। मैंने कहा जनाब जरूर कांग्रेस की सीटें थी। तो कांग्रेस की सीटें कितनी थी, तो 208 सीटें कांग्रेस की थी। कितने में से, 96 में से। मुस्लिम लीग पार्टी भी थी, तो मुस्लिम लीग पार्टी की कितनी सीटें थी, तो मैं कहूंगा मुस्लिम लीग पार्टी की सीटें उम्मीदवार जो जीत के आए थे वो 73 जीत के आए थे। बाकी कौन थे, मैंने कहा बाकी भाई अन्य पार्टी से थे। तो अन्य पार्टी से कितने जीत के आए, तो मैं कहूंगा अन्य पार्टी से 15 जीत के आए। तो पेपर में क्या पूछ सकता है कि संविधान सभा में कांग्रेस की सीटें कितनी थी, 208। मुस्लिम लीग की सीटें कितनी थी, 73। अन्य पार्टी कितनी थी, 15। तो ये एक तरह से हमारी संविधान सभा बन चुकी है। एक पॉइंट और बचा है, वो आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। बेटा एक बार इसको उतार लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि जो पहला स्टेप हमारा संविधान सभा का है उसी में बात करते हैं कि संविधान, सभी नीचे लिखते थोड़ा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो बेटा इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो मैंने कहा संविधान सभा का चुनाव जो है वो कैसे हुआ था, तो मैंने कहा संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा चुनाव हुआ था बेटा, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। बेटा ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, इनडायरेक्ट। अब अगली बात समझना बेटा, सर डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या फर्क है। मतलब अप्रत्यक्ष, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शुरुआती ही तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। बस इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बेटा ध्यान देना। बेटा प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहेंगे जहां पर जनता वोट करती है। कौन वोट करती है बेटा, जनता। जहां पे जनता वोट करेगी वो चुनाव कैसे होंगे बेटा, प्रत्यक्ष। तो मैंने कहा कि जनता वोट करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे सर एग्जाम्पल की बात करूं तो पंच, सरपंच, विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के सदस्य, ऐसे ही लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, इन सभी के इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहां पे जनता वोट डालती है। जैसे आप अपने विधानसभा में अपने विधायक जी को वोट डालते हो और अपने लोकसभा में अपने सांसद को वोट डालते हो, सरपंच पंच को वोट डालते हो, तो ये सारे प्रत्यक्ष चुनाव हो गए। अप्रत्यक्ष, क्या आपने कभी देखा आपके पापा या खुद आप राष्ट्रपति को वोट डाला, कभी आपने नहीं डाला। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे हो गए, इनडायरेक्ट। क्या उपराष्ट्रपति को वोट डाला आपने, नहीं सर। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे हो गए बेटा, इनडायरेक्ट। क्या आपने राज्यसभा के सदस्यों को वोट डाला है, तो मैंने कहा सर नहीं डाला। तो राज्यसभा के सदस्यों का वोट जो है वो भी कैसा हो गया बेटा, इनडायरेक्ट। तो मेरे कहने का इनडायरेक्ट वोट उसे कहते हैं जहां जनता मतलब भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा वोट नहीं डाले जाते हैं। तो मैंने कहा कि सर इसका मतलब तो संविधान सभा जो है इसमें भी जनता ने वोट नहीं करे। तो संविधान सभा के सदस्यों को वोट किसने डाले, भाई चुनाव तो हुए थे। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी बेटा। तो सर किसने वोट डाले, तो समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझना फिर आप समझ में आ जाएगा। आज हमारे यहां लोकसभा होती है बेटा, क्या होती है, लोकसभा। तो सिंपल से सिंपल तरीके समझेंगे बेटा, जितना सिंपल समझेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। संविधान, लोकसभा और एक होती है बेटा राज्यसभा। एक बताओ, लोकसभा के सदस्यों को वोट कौन करती है,
जनता। और राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन करती है? प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, सभाओं के सदस्य से बिहार है, यूपी है, वहां की विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को वोट डालेंगे। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को वोट डालेंगे, फिर वो राज्यसभा में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये चुनाव कैसे हुए? मैंने कहा सर ये प्रत्यक्ष हुए। फिर ये चुनाव कैसे हुए? सर ये अप्रत्यक्ष हुए। ये कैसे चुनाव हुए? अप्रत्यक्ष। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि यहां विधानसभाओं, राज्यसभा की जगह मैं यदि लिख दूं संविधान सभा, तो संविधान सभा के सदस्यों को वोट भी किसने डाला था? विधानसभा के सदस्यों को ने। तो संविधान सभा के चुनाव कैसे हो गए? अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे राज्यसभा के सदस्यों को वोट विधानसभाओं के सदस्य डालते थे, वैसे ही विधानसभाओं के सदस्य वोट किसको करते हैं? संविधान सभा के सदस्यों को वोट करते थे। तो बेटा उस समय क्या विधानसभाओं के इलेक्शन हो गए थे? तो पीछे वाली स्लाइड में देखो बेटा, मैंने क्या कहा था चुनाव सबसे, कि विधानसभाओं के चुनाव कब शुरू हो गए थे? 37 में। और संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? 1946 में। और उस समय विधानसभाओं को सदस्यों को वोट करने अंग्रेजों ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि विधानसभाओं के सदस्यों को वोट केवल शिक्षित वर्ग और अमीर वर्ग ही करेगा। तो लोकतंत्र उस समय शिक्षित और अमीर लोगों का ही था। बेटा ध्यान रखना, उस समय अंग्रेजों के समय शिक्षित और अनपढ़ गरीब वोट नहीं कर सकता था, यह ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब यही विधानसभा वाले सदस्यों ने वोट किसको डाला था? संविधान सभा के सदस्यों को। और इसलिए ये चुनाव कैसा कहलाया? अप्रत्यक्ष। तो पेपर में तुमसे कहेगा कि संविधान सभा का संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों। तुमसे कहेगा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा हुआ? विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, के सदस्यों द्वारा। बेटा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस भी, जब आपको आंसर्स सही टिक करने हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया, इसीलिए यह क्या कहलाया था? अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाया। तो मेरे कहने के मतलब यहां तक की बात समझ में आ गई। तो हमारा स्टेप पहला खत्म हो चुका है बेटा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। अब अगला जो स्टेप होगा वो होगा कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया। तो नेक्स्ट सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें जिसमें संविधान का निर्माण किया गया। और बेटा खास करके जितने भी स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन रेवाड़ी में पढ़े हैं, मैं एक ही निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस के बारे में आप बताएं कि कितनी बेहतरीन क्लास रही है, ये सभी बच्चों को आप शेयर करें। ओके, धन्यवाद बेटा, बाकी क्लासें कल करेंगे।